केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। कुछ दिन पहले ही उनका एक ऑपरेशन हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक जाहिर करते हुए इसे अपनी निजी क्षति बताया। रामविलास पासवान का कल पटना की दीघा घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनके शव को अंतिम दर्शन के लिए पटना के एलजेपी दफ्तर में रखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की वजह से आज दिल्ली समेत देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुके रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामविलास पासवान के निधन पर दुख जाहिर किया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पिछले दिनों हुई पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में कोलकाता में मार्च निकाला, लेकिन उन्हें रोकने के लिए तैनात पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी रैली पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की पुलिस वालों के साथ झड़प हुई। तेजस्वी सूर्या ने पुलिस वालों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। रिया चक्रवर्ती जमानत मिलने के बाद मुंबई के सांता क्रूज पुलिस थाने में हाजिरी देने पहुंची। हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी ने पूछताछ के लिए कुछ गांव वालों को भी नोटिस भेजा। अमेरिका की कवियत्री लुइस ग्लूक को इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दिल्ली में ठंड से पहले ही हवा की क्वालिटी पुअर यानी खराब स्तर पर पहुंच गई। पीएम मोदी बिहार में 20 से ज्यादा चुनावी रैलियां कर सकते हैं। यूपी में नवरात्र में रामलीला की मंजूरी दे दी गई, लेकिन इस बीच लोगों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। जम्मू कश्मीर के कटरा और दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द शुरू होगी। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव में नए राजनीतिक दलों के रजिस्ट्रेशन के लिए नियमों में बदलाव करते हुए नोटिस के समय को 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक लड़के की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 2 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। दिल्ली के करीब नोएडा में बिजली के बिल की शिकायत करने गए एक आदमी के साथ हाउसिंग सोसाइटी की मैनेजर ने जमकर मारपीट की। लोगों के मुताबिक बिजली इस्तेमाल न करने पर भी तेज चलते हैं मीटर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आज सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। वायुसेना के एक हेलीकॉप्टर को तकनीकी खराबी के बाद सहारनपुर के एक गांव में उतारना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिसमें सुशांत और दिशा सालियान की मौत की जांच एक साथ करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के ड्रग्स को बरामद करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोग तस्करी के लिए लग्जरी कारों का इस्तेमाल करते थे। झारखंड में कोरोना नियमों के तहत धार्मिक जगहों को लोगों के लिए खोल दिया गया। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने इस बार महुआ के बजाय हसनपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शनिवार से 16 अक्टूबर तक स्वच्छता के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय ने चुनाव वाले राज्यों में 15 अक्टूबर तक राजनीतिक कार्यक्रम में लोगों को जमा होने की मंजूरी दे दी। हालांकि इस बीच सभी को कोरोना नियमों का ध्यान रखना होगा। दिल्ली सरकार ने सचिवालय में एक ग्रीन वॉर रूम बनाया, जहां से बढ़ते प्रदूषण पर नजर रखी जाएगी। झारखंड के जामताड़ा से धोखाधड़ी के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिस पर पंजाब के सीएम की पत्नी के खाते से 23 लाख रुपए चुराने का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिसंबर में होने वाली भिलाई नगर निगम चुनावों पर रोक लगा दी। यूपी के बाराबंकी में शिकायत लेकर थाने पहुंचे एसपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे कार्यकर्ता। दिल्ली के आदर्श नगर में एक लड़के की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया। हत्या का आरोप लड़के के साथ पढ़ने वाली एक लड़की के परिवार वालों पर लगाया गया है। आगरा में एयरफोर्स के मिशन के समय विमान से गिराई गई एक सेना की गाड़ी तालाब में गिर गई, जिसे कई घंटे की मेहनत के बाद बाहर निकाला गया। एनसीपी ने बिहार चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी, जिसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले का नाम भी शामिल है। उत्तराखंड के चमोली में एक म्यूजियम बनाया गया, जिसमें पहाड़ी संस्कृति से जुड़ी कई चीजें रखी गई। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया, जिसके जरिए 10,000 युवाओं और कारोबारियों को जोड़ा जाएगा। आगरा में गाड़ी के ऊपर बिजली का तार टूटकर गिरने से उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से गाड़ी में मौजूद ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। झारखंड के कोडरमा में महिला की मौत से गुस्साए परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया और हाईवे को जैम कर दिया। यूपी के बरेली में गुट ने शराब के नशे में दूसरे गुट के लोगों पर पथराव कर दिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 5 साल की एक बच्ची का रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल में भर्ती बच्ची की हालत गंभीर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जमीन के विवाद में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। दिल्ली के करीब ग्रेटर नोएडा में नाबालिग के रेप मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू के कठुआ में बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत कई इलाकों में नए विकास कामों की शुरुआत की गई। केंद्र के निर्देशों के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनावी सभाओं में 100 लोगों के जमा होने की सीमा को खत्म किया गया, लेकिन उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का पालन जरूरी होगा। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में एयरलाइंस कंपनियों को 75% तक घरेलू उड़ानों की संख्या बढ़ाने की मंजूरी दे सकती है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में 2 पुलिस वालों पर शराब की तस्करी का आरोप लगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में हुई भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। यूपी के हरदोई में एक महिला के नाम से फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर खाते से पैसा निकालने का मामला सामने आया है। यूपी के गोंडा में शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में फर्जी दस्तावेजों के सहारे नौकरी कर रहे 8 टीचरों को बर्खास्त किया गया। पूर्व आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद के बेटे सत्यप्रकाश जेडीयू में शामिल हो गए। उत्तराखंड के मसूरी में आईटीबीपी के जवानों की एक बस मकान से टकरा गई, जिसके बाद सभी जवानों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर में कई विकास कामों का शिलान्यास किया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य की जेलों में कैदियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने का फैसला लिया, ताकि कैदियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। हिमाचल प्रदेश के कई विभागों में 1860 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके लिए 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कानपुर पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जोधपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की। पिछले महीने जसवंत सिंह का निधन हो गया था। पीएम मोदी ने दिल्ली से इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन से दुखी एलजेपी कार्यकर्ताओं ने मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश के बांदा में प्रशासन ने एक अभियान चलाकर सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण को ढहा दिया। हिमाचल रोडवेज जल्द हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड के लिए बस सेवा शुरू करेगा, लेकिन दिल्ली के लिए बस चलाने पर अभी फैसला नहीं लिया गया है। अमृतसर में एक शादी समारोह में कुछ लोगों पर हवाई फायरिंग करने का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। हरियाणा सरकार ने किसानों की फसलें खरीदने के 72 घंटे के अंदर उन्हें भुगतान करने का निर्देश दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के बनाए कृषि कानूनों का विरोध किया और उनके खिलाफ राज्य में कानून बनाने का ऐलान किया। मणिपुर में कोरोना के खतरों के बीच सरकार से मिली छूट के बाद हैंडलूम उद्योग से जुड़े लोगों ने इम्फाल में फिर से काम शुरू कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार चुनाव के लिए 5 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पुदुचेरी में करीब 5 महीने बाद कुछ स्कूलों को खोल दिया गया, लेकिन डीएमके ने कोरोना संकट के बीच स्कूल खोलने का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में मारे गए 3 लड़कों के परिवार वालों से शोपिया में मुलाकात की, जिसके लिए वो करीब 4 किलोमीटर पैदल भी चले। यूपी के बलरामपुर में बिजली की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से 14 लोग झुलस गए, जिनमें 12 बच्चे भी शामिल हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। आंध्र प्रदेश की कृष्णा में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर मौजूद गड्ढों में धान रोपकर प्रदर्शन किया, सरकार से सड़कों की हालत सुधारने की मांग की। पुदुचेरी में बकाया भत्तों की मांग करने पर एक संस्थान के 100 से ज्यादा कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगाना के रंगारेड्डी में इंजीनियरिंग की एक छात्रा की गोकोट में बाल उलझने की वजह से मौत हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना के लिए फिर चीन को जिम्मेदार माना, उसे कोरोना की कीमत चुकाने की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अफगानिस्तान में बचे हुए सभी सैनिक क्रिसमस तक अमेरिका वापस आ जाएंगे। इटली में मास्क न पहनने पर 1000 यूरो यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 86,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के साथ राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाली ऑनलाइन डिबेट करने से मना कर दिया। रूस के मॉस्को में सेना के सामान के एक डिपो में आग लग गई, जिसके बाद आसपास रह रहे 2000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सरकार ने रात में कर्फ्यू लगा दिया। इजराइल के यरूशलेम में कोरोना की वजह से लागू प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन के समय पुलिस और भीड़ के बीच हिंसक झड़प हुई। वहां रूढ़िवादी यहूदियों का एक समूह प्रतिबंधों को हटाने की मांग कर रहा है। लंदन के बकिंघम पैलेस ने करीब 6 महीने बाद शाही कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की डिबेट के समय डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने कोरोना के मामले में ट्रंप प्रशासन को घेरा, जबकि उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कोरोना के मुद्दे पर राजनीति न करने को कहा। अफगानिस्तान की सेना ने 20 तालिबानी आतंकवादियों को ढेर कर दिया, जबकि 13 घायल हो गए। दावा है कि संयुक्त अरब अमीरात में वहां की आबादी से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। यूएई की आबादी करीब 99 लाख है, जबकि वहां अब तक 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। मेक्सिको में तबाही मचाने के बाद ताकतवर डेल्टा तूफान अमेरिका की तरफ बढ़ गया, जिसको देखते हुए वहां कुछ इलाकों में लोगों को बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई। दक्षिण कोरिया के उस्लन में एक 33 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी। आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी थी, जिसने जल्द ही इमारत के बड़े हिस्से को चपेट में लिया। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में ड्रग्स तस्करों के बीच छिड़ी जंग में 7 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद वहां सेना को तैनात करना पड़ा। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग के समय सैकड़ों लोग पेरिस में तुर्की के दूतावास के सामने इकट्ठा हो गए, जोरदार प्रदर्शन किया। इस युद्ध में तुर्की अजरबैजान का साथ दे रहा है, जिससे ये लोग खफा हैं। अर्मेनिया के कब्जे वाले विवादित इलाके नागोर्नो काराबाख में एक चर्च पर बमबारी होने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। हालांकि अजरबैजान ने हमले में चर्च को निशाना बनाने से इनकार कर दिया।
इंडोनेशिया में नए श्रम कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन हिंसक टकराव में तब्दील हो गए। राजधानी जकार्ता में सड़क पर उतरे लोगों ने कई पुलिस चौकियों को आग के हवाले कर दिया। विश्व बैंक ने इस वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी में गिरावट का अनुमान बढ़ाकर 9.2% कर दिया। सरकार ने साफ कर दिया कि वो एलआईसी में अपना हिस्सा घटाएगी, लेकिन 51% से ज्यादा हिस्सा बरकरार रखा जाएगा। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अगर एटीएम से लेन देन पूरा नहीं हो पाने पर भी ग्राहक के पैसे कटे तो बैंक को तय वक्त के अंदर वो पैसा लौटाना होगा। दुबई में खेले गए आईपीएल के 22वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रनों से हरा दिया। पंजाब पर जीत के साथ ही सनराइजर्स हैदराबाद पॉइंट टेबल पर तीसरे स्थान पर पहुंच गई। फिलहाल मुंबई इंडियंस 8 अंक के साथ अंक तालिका पर सबसे ऊपर है। आईपीएल का 23वां मुकाबला शारजाह में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। सर्बिया की टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच स्पेन के पाब्लो करेनो बुस्टा को हराकर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी ईगा श्यातेक फ्रेंच ओपन के फाइनल में पहुंच गई। वो 81 साल के इतिहास में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी है। स्मृति मंधाना आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में चौथे स्थान पर खिसक गई, जबकि मिताली राज 10वें नंबर पर बनी हुई है। युगांडा की जाशुआ चपेटेगई और इथोपिया की लेटेस्बिन गिडे ने 10,000 मीटर और 5,000 मीटर रेस में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। फीफा के अध्यक्ष ने कोरोना संकट के बावजूद फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 की तैयारियों के लिए कतर की तारीफ की। अमेरिकी खिलाड़ी सोफिया केनिन ने अपने ही देश की डैनियल कॉलिंस को हराकर फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। कटरीना कैफ ने कोरोना नियमों के साथ अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी।